हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआरडी स्टडी सेंटर में। मैं संतोष कुमार शर्मा आप सभी के लिए उपस्थित हूँ मैथ का क्लास लेकर के, जिसमें हम आज कराने वाले हैं मॉडल सेट का जो क्वेश्चन जो पार्ट 1 था वीडियो, उसमें हम आपको करवाए हैं 1 से लेकर के 50 तक। आज का जो हमारा वीडियो होगा इसमें हम आपको 51 से लेकर के जो 100 तक क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को कवर कराने वाले हैं। तो आप सभी इस वीडियो के अंत तक जरूर देखेंगे, अंत तक जरूर बने रहेंगे। अगर आप बेहतर ढंग से तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतरीन रहेगा, तो आप सभी अंत तक जरूर देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51, चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कर रहा है कि एबीसी में से यदि कोण सी 90 डिग्री हो और कॉट बी बराबर दे रखा है 3/4, कॉट बी बराबर दे रखा है 3/4, तो हमसे पूछा जा रहा है कि आप tan ए का वैल्यू बताइए। इसका tan ए का, तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। एक त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। तो त्रिभुज में कह रहा है कि कोण सी कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का। तो आप यहाँ पे सी लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा ए हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि कॉट बी बराबर दे रखा है, कॉट बी, तो कॉट बी बराबर दे रखा है 3/4, 3/4। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कॉट बी के सामने यानी ये लंब होगा और ये क्या हो जाएगा, आधार। जो एंगल हम लेते हैं उसके जस्ट सामने, जिस एंगल को हम लेते हैं उसके सामने वाला जो भुजा जो होता है वो होता है हमारा परपेंडिकुलर यानी लंब होता है। तो ये हमारा लंब हो गया और ये हमारा आधार हो गया। तो हम ये जानते हैं कि कॉट बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी बटा पी, बी बटा पी यानी आधार बटा लंब होता है। तो आपका लंब ये है, तो ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा और इसको मान लेंगे कि ये 3 है, ठीक है। चलिए हम इसमें अनुपात ये नहीं मानेंगे, शॉर्ट कट चलेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हम यहाँ से ए बी का वैल्यू निकालेंगे। भी नहीं भी निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हमको tan ए पूछा जा रहा है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, tan ए। आप यहाँ देखेंगे कि tan अगर ए लेते हैं तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, और tan ए का जो है ना, tan ए जो होगा यानी tan हम जानते हैं कि क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार यानी p बाई बी। तो जैसे ही आप एंगल को बदलते हैं तो इसके सामने वाला जो भुजा है यानी BC जो होगा वो लंब हो जाएगा, यानी P जो होगा हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, और जो हमारा आधार है वो हमारा AC हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जो BC है आपका वो कितना के बराबर है, 3 के बराबर है, और AC जो है कितना है, 4 है आपका। तो 3 बटा कितना हो जाएगा आंसर, 4, 3/4 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि tan x प्लस कॉट एक्स बराबर 7 हो, tan x प्लस कॉट एक्स बराबर 7 हो, तो tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे tan स्क्वायर सॉरी tan x प्लस जो कॉट एक्स है इसका वैल्यू दे रखा है 7। इसका वैल्यू क्या दे रखा है, 7। तो हम करेंगे क्या, हमको वैल्यू किसका निकालना है, tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर का। tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर के वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना होगा कि आपको दोनों तरफ वर्ग करना होगा। दोनों तरफ क्या करना होगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो tan x प्लस कॉट x का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब tan यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर को तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर यानी कॉट कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्लस में क्या लिखेंगे, यहाँ पे प्लस में 2ab यानी tan x, प्लस में tan x इंटू कॉट एक्स, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो ये 7 कितना हो गया, 49, 7 49। अब देखिए tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। अब देखिए आपको पता है कि tan इंटू कॉट किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है कि नहीं होता, चलिए होता ही है। तो tan x प्लस कॉट एक्स, tan x प्लस कॉट एक्स, और ये दो इधर प्लस में है, बराबर के उस साइड जैसे ही इसको भेजेंगे
तो ये माइनस में चला जाएगा, यानी आपका जो वैल्यू है, सॉरी 2 होगा यहाँ पे, आपका जो वैल्यू है वो क्या निकल के आ गया 47 यानी 47 टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर एक्स का जो वैल्यू है वो कितना निकल के आ गया 47। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो अगला क्वेश्चन है, चलिए आए क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या कर रहा है कि यदि साइन 3b और कॉस b माइनस 10 डिग्री तथा कह रहा है कि यहाँ जो 3b है वो हमारा न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण है। तो ध्यान देंगे, क्वेश्चन हमारा है साइन 3b बराबर कॉस, है ना, बराबर कॉस b माइनस 10 डिग्री, b माइनस 10 डिग्री। चलिए यहाँ पे हम चेंज करेंगे इसको, आप इसे लिख सकते हैं कि कॉस 90 माइनस 3b, कॉस 90 माइनस 3b, देख रहे हैं, यानी कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको, हम साइन 3b को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 3b बराबर कॉस b और माइनस में कितना है 10, माइनस में 10। चलिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस खत्म हो गया, तो 90 माइनस 3b, है ना, बराबर b माइनस 10, b माइनस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 90, यहाँ जो 10 है ये माइनस में है, इस साइड आएगा प्लस में आ जाएगा, b ये जो 3b है ये माइनस में है, इस साइड लेकर के आएंगे ये प्लस में आ जाएगा, 3b प्लस में आ गया। चलिए आगे देखेंगे तो 90 या 10 कितना हो जाएगा 100, और देखिए बी 3b और एक 1b कितना हो जाएगा, यानी दोनों मिला करके कितना हो जाएगा 4b प्लस करेंगे तो आप, अब ध्यान देंगे तो b बराबर आप क्या लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे 100 है तो 100/4, है ना, 4 इधर गुना में इस साइड आएगा तो भाग में, 25 चौका 100, यानी बी का वैल्यू आपका कितना निकल के आ गया 25 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है ना, 54 क्वेश्चन है हमारा। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि यदि साइन 4 माइनस कॉस 4 इक्वल टू T4 हो, यानी t का पावर 4 है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 5 माइनस कॉस स्क्वायर 5 का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे जो दे रखा है क्वेश्चन हमारा, वो दे रखा है कि साइन 4 और माइनस कॉस 4 और इक्वल टू टी का पावर 4, टी का पावर 4, और हमसे इसका वैल्यू पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर 5, कॉस स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू T4 इक्वल टू क्या जाएगा T4। ध्यान देंगे, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है उसका, एक बार प्लस में एक बार माइनस में होता है। ठीक है, तो ध्यान देंगे आप इसे लिखेंगे कि साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 इंटू साइन स्क्वायर 5 माइनस कॉस स्क्वायर 5। ठीक है, कॉस स्क्वायर 5 और बराबर में क्या है आपका टी का पावर 4 है, टी का पावर 4 है। ठीक है, ध्यान देंगे आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी वैल्यू क्या होता है एक, आप पढ़ेंगे है ना, आपको फॉर्मूला याद होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। तो ये जो हमारा साइन स्क्वायर 5 है प्लस कॉस स्क्वायर 5 है वो किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। और इंटू में क्या है हमारा, तो इसको देखिए गुना में क्या लिखे, आप देख सकते हैं इसका एक वैल्यू का गुना करेंगे आप वही आएगा, तो आप इसको लिखेंगे कि साइन स्क्वायर 5 माइनस कॉस स्क्वायर 5 जो होगा वो भी आपका किसके बराबर हो रहा है T4 के ही बराबर हो रहा है, यानी आपका जो वैल्यू है वो T4 ही रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 में क्या कर रहा है, देखेंगे ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 55 है कि ट्रेंगल यानी त्रिभुज एबीसी में tan a प्लस सी बाई 2 इक्वल टू क्या होगा। चलिए तो आपको पता है कि जो ट्रेंगल होते हैं त्रिभुज होते हैं इसमें 3 कोण, यहाँ पे एबीसी की बात कर रहा है तो एक ए बी सी हमारे पास कितने कोण होंगे, एंगल होंगे 3। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू तीनों कोण का योग, है ना,
अगर आप बात करेंगे कि जो ट्रायंगल होते हैं उसके सभी जो एंगल होते हैं उसके सम को हम क्या बोलेंगे, 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमें निकालना है a प्लस यानी tan a प्लस सी बाई 2, है ना, tan a प्लस सी बटा 2 का वैल्यू निकालना है। तो आप इसे लिख सकते हैं दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, दोनों तरफ आप 2 से भाग करेंगे, हम लिख नहीं रहे हैं उसको हिंदी में, आप समझ सकते हैं हम इसमें क्या कर रहे हैं। तो दोनों तरफ हम 2 से भाग कर रहे हैं, दोनों तरफ 2 से भाग कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2 से क्या हो जाएगा, 90 दूना 180, 90 दूना 180। तो यहाँ पे जो हमारा इसको a और c को एक साथ लेंगे आप, a प्लस सी, a प्लस सी बाई 2, और प्लस में आप b को कर लेंगे b बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री। अब ध्यान देंगे तो a प्लस सी बटा 2 बराबर, यहाँ पे देखिए 90 देखिए प्लस में b बाई 2 है, इसको इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में b बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो दोनों तरफ हम tan से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे दोनों तरफ tan से। तो जैसे ही आप tan से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका a प्लस सी बाई 2 और इक्वल टू tan 90 डिग्री माइनस b बाई 2, 90 डिग्री माइनस b बाई 2, 90 डिग्री माइनस b बटा 2, ठीक है। तो tan a प्लस सी बाई 2 इक्वल टू, ध्यान देंगे अब जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा के बराबर होता है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे cot b बाई 2, cot b बाई 2, यानी आपका tan a प्लस सी बाई 2 इक्वल टू cot b बाई 2 के बराबर आया। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 यानी 56 नंबर क्वेश्चन है। तो 56 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 7 है ना, 7 cosec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 7 cot स्क्वायर 30 डिग्री, है ना यहाँ पे। तो दोनों में से आप कॉमन करेंगे क्या, 7 को कॉमन करिए, 7 को कॉमन करेंगे तो आपका हो जाएगा ये cosec स्क्वायर, है ना, 30 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 30 डिग्री, है ना। चलिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा जो होता है 1 के बराबर होता है। तो आप यहाँ पे 1 रखेंगे तो 7 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको क्या मिल जाएगा, 7 मिलेगा, है ना। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा जो है वो अगला क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 57, है ना। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि यहाँ पे 57 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 इंटू कॉस 1 डिग्री, कॉस 2 डिग्री, कॉस 3 डिग्री, डॉट 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 कॉस 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ मतलब सिंपल है कि आप सभी को पता है कि 180 डिग्री तक जाने के बीच में क्रम में आपको क्या मिलेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉस, है ना, कॉस 90 डिग्री इक्वल कॉस 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो आपका जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। कॉस 90 डिग्री जीरो के बराबर होता है, आपको पता होना चाहिए। जब जीरो वैल्यू आ गया तो जीरो से जैसे ही सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, है ना। बाकी हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप 1 से लेकर के 180 के बीच में जाएंगे तो आपको कॉस 90 डिग्री आएगा नहीं, तो जीरो, बस उसी को याद रखिए, 90 आया जीरो हो गया, बाकी सबको जीरो कर देगा ये मल्टीप्लाई में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वो बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आगे है ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 में क्या कह रहा है कि यदि भवन की ऊंचाई और उसकी परछाई की लंबाई का अनुपात √3/1 हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। यहाँ पे ध्यान देंगे, कह रहा है कि एक भवन की जो ऊंचाई है और उसकी परछाई है, भवन की ऊंचाई ए बी सी, देखिए ये भवन की ऊंचाई है, ए बी हमारा क्या है,
भवन की ऊंचाई यानी हाइट है, और ये परछाई है जो कि बेस, इसको हम कह सकते हैं। तो ये जो है आपका यहाँ पे जो ये परछाई बन रहा है, जबकि देखिए हम भवन की ऊंचाई को √3 से, है ना, और ऊंचाई को 1 से डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो √3 और 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि आप यहाँ लेंगे tan C, तो tan C लेते हैं, एंगल C को लेंगे, तो क्या हो जाएगा P/B। तो ये P/B यानी इसका जो परपेंडिकुलर है वो AB है कि नहीं, और जो आधार है वो क्या हो जाएगा BC। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, जो tan C है वो आ गया √3/1, यानी tan C का मतलब हुआ, है ना, tan C इक्वल टू √3, है ना, tan C इक्वल टू √3। तो tan C का जो मान √3 का जो मान होता है वो कितना हो जाएगा, tan 60 डिग्री, है ना। तो tan से tan खत्म हो जाएगा और C इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा। कितनी डिग्री हो जाएगा, 60। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 59। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 59 में यदि सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो तो भवन की ऊंचाई और उसकी परछाई बताइए। सेम क्वेश्चन है, और तो यहाँ पे हम भवन की ऊंचाई है और भवन की परछाई है, भवन की ऊंचाई और भवन की परछाई। तो ABC, यहाँ पे भवन की ऊंचाई और यहाँ पे उन्नयन कोण कितना डिग्री का बता रहा है, 45 डिग्री का। ये भवन की ऊंचाई हो गया और ये भवन की परछाई हो गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम बात करेंगे tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, तो ये आपका होता है P/B। तो tan 45 जो होगा वो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, P को क्या लिख सकते हैं AB, B को क्या लिख सकते हैं BC, है ना। तो यहाँ ध्यान देंगे कि जो ये जो वैल्यू है इसका 45 का कितना कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। तो AB/BC आप इसके नीचे भी तो 1 लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि भवन की ऊंचाई उसकी परछाई की लंबाई का अनुपात बताइए। तो ये भवन की जो है ये क्या ऊंचाई है और भवन की परछाई है, तो इसका अनुपात क्या हुआ 1/1, यानी AB/BC, AB/BC जो हुआ आपका वो आ गया 1:1। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 60 है। क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है कि बिंदु -5/2 और -3/4 किस चतुर्थांश में है ना, कौन से चतुर्थांश में है, तो देखेंगे कि दोनों के दोनों माइनस में है, दोनों के दोनों। तो पहला चतुर्थांश प्लस प्लस, दूसरा माइनस प्लस, तीसरा माइनस माइनस, और चौथा जो होता है हमारा वो होता है प्लस माइनस। क्या होता है, प्लस माइनस। यानी कहने का मतलब तीनों अगर माइनस, दोनों माइनस में है तो हमारा ये कौन सा अनुपात होगा, चतुर्थांश होगा, तो तृतीय चतुर्थांश में होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61 है हमारा कि बिंदु P cos फाइव प्लस Q sin फाइव कॉमा 0 तथा 0 P sin फाइव माइनस cos Q cos फाइव, ठीक है। तो ये बिंदु दे रखा है जिसमें ये आपका x1 है और ये आपका y1 है, ठीक है। x1 है और y1 है, ठीक। ये आपका x1 हुआ और ये आपका y1 हुआ, ठीक। x1 y1 और ये क्या है आपका x2 और ये है आपका y2, ठीक है। अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि आप दूरी सूत्र का प्रयोग करें यानी दूरी निकालिए। तो हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे यानी दूरी बराबर जो हमारा फॉर्मूला होता है √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है। चलिए तो इसमें हम इसको रखेंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे हम ज्यादा लंबा नहीं, थोड़ा सा एक लाइन शॉर्ट करते हैं। अगर x1 में से x2 को माइनस करेंगे, जबकि आपका x2 क्या है 0 है, तो x1 ही बचेगा ना। तो आप लिखेंगे यहाँ पे p cos फाइव प्लस, है ना, q sin फाइव
का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब देखिए y1 माइनस y2, अगर जीरो में से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस में, ठीक, यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस, ठीक है, माइनस में क्या आ जाएगा p साइन फाई माइनस q cos फाई का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ अगर हम बात करें, चलिए, तो स्क्वायर करना है ना, स्क्वायर बाहर हो जाएगा, इसमें स्क्वायर जो होगा आपका वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, और यहाँ अगर हम बात करें तो इसका होल स्क्वायर क्या होगा, इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे, होल स्क्वायर पर तो हो जाएगा ये ए स्क्वायर यानी पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव प्लस टू पी क्यू कॉस फाइव साइन फाइव कॉस फाइव और क्या हो जाएगा साइन फाइव, ठीक है। अब यहाँ जैसे ही आप इसको इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 है कि बिंदु यहाँ पे दे रखा है कि p cos फाइव प्लस q sin फाइव जीरो है ना, कॉमा जीरो, और जीरो कॉमा p sin फाइव माइनस q cos फाइव के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो आप सभी को पता है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसको आप x1 मानेंगे और इसको मानेंगे आप y1, ये आपका हो जाएगा x2 और ये पूरा जो है वो आपका हो जाएगा y2, ठीक है। अब यहाँ आपको पता है कि जो दूरी सूत्र का जो मतलब दूरी सूत्र जो होता है हमारा, यानी फॉर्मूला होता है कि x1 माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये काफी बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसको अलग अलग वैल्यू इसका निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम वैल्यू निकालेंगे x1 माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर। तो x1 माइनस एक्स2 का होल स्क्वायर आप निकालेंगे तो ध्यान देंगे x1 में से यानी इसमें से जीरो माइनस होगा, तो आपका जीरो माइनस करने से तो कुछ उसको फर्क पड़ेगा नहीं, यानी आपका जो x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, x1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो यहाँ पे p cos फाइव प्लस q sin फाइव का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका होल स्क्वायर आप करेंगे तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा p स्क्वायर cos स्क्वायर फाइव प्लस q स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव और प्लस टू इंटू पी क्यू कॉस फाइव इंटू साइन फाइव, ठीक है। तो ये आपका आ गया, पहला टर्म हो गया है आपका। दूसरा टर्म की तरफ हम ले चलते हैं, यानी y1 माइनस वाई टू का होल स्क्वायर। अब देखेंगे कि जीरो में से अगर आप इसको माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस, है ना, माइनस क्या हो जाएगा साइन पी साइन फाइव माइनस क्यू क्यू कॉस फाइव का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन बड़ा है, ध्यान से देखेंगे आप सभी। क्वेश्चन में आगे क्या होगा ध्यान देंगे। अगर हम माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस में चेंज हो जाएगा, यानी पी साइन फाइव माइनस क्यू कॉस फाइव इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर साइन फाइव, है ना, माइनस क्यू स्क्वायर कॉस फाइव प्लस सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं प्लस होगा, और उसके बाद में देखिए ये माइनस में है इसलिए क्या हो जाएगा माइनस टू ए बी यानी टू पी क्यू, और यहाँ पे हो जाएगा साइन फाइव इंटू कॉस फाइव साइन फाइव इंटू कॉस फाइव, ठीक है, साइन फाइव इंटू कॉस फाइव। चलिए ये दोनों टर्म रेडी है। अब इसको हम रूट के अंदर लेकर के आते हैं, ठीक है। यहाँ पे रूट के अंदर इसको हम लेकर के आते हैं, तो रूट के अंदर में क्या हो जाएगा ये, तो लिखेंगे रूट अंडर क्या फॉर्मूला था x1 माइनस
x1 माइनस x2, जो कि आपका क्या आया था, पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, ठीक है, और प्लस में 2pq कॉस फाइव इंटू साइन फाइव, ठीक है, और इसमें प्लस करेंगे किसको, y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर का, तो y1 माइनस y2 आपका क्या आया है, ये आपका पी स्क्वायर साइन फाइव, है ना, साइन स्क्वायर फाइव होगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर, यहाँ भी कॉस स्क्वायर होगा, मिस्टेक हो गया, ठीक है, यहाँ पे साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, होगा ही, तो पी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, पी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, ठीक। अब यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस में लिखेंगे 2pq साइन फाइव इंटू कॉस फाइव, तो ये आपका जो है 2pq साइन फाइव कॉस फाइव और 2pq साइन फाइव कॉस फाइव आपका कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस में है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो टर्म जो पी स्क्वायर वाले हैं, उसमें से हम पी स्क्वायर को कॉमन करेंगे, तो हमारे पास बचेगा कॉस स्क्वायर फाइव और प्लस में साइन स्क्वायर फाइव, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे क्यू स्क्वायर वाले टर्म को लेते हैं, उसमें से क्यू स्क्वायर को कॉमन करें, तो क्यू स्क्वायर में क्या बचेगा, तो यहाँ पे हमारा बचेगा साइन स्क्वायर फाइव और यहाँ से है क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस में कॉस स्क्वायर फाइव, प्लस में कॉस स्क्वायर फाइव। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे है चलिए अगला टर्म। चलिए आगे क्या कर रहा है, यहाँ पे हम पता है हमको कि ये जो कॉस स्क्वायर फाइव साइन स्क्वायर फाइव का वैल्यू 1 होता है, तो पी स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे, और इसका भी वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा क्यू स्क्वायर, है ना। तो आपका जो आंसर है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो देखेंगे आगे कि इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर क्या है, तो हमारा ऑप्शन नंबर है इसमें क्या है, ऑप्शन ध्यान देंगे सी, ऑप्शन क्या है सी, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हमारा राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 है कि मूल बिंदु से P यानी एक मूल बिंदु दिया हुआ है, वहां से एक P बिंदु है जिसका निर्देशांक दे रखा है 2√2 माइनस 2√2, है ना। तो इससे पूछ रहा है कि मूल बिंदु से इस बिंदु की जो दूरी है वो क्या होगी। अगर हम बात करें तो ये हमारा x है और ये हमारा y है, तो मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की जो दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रूट अंडर x1 मतलब x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ध्यान देंगे तो अगर यहाँ पे हम देखें तो √2 यानी हमारा x क्या है 2√2 का स्क्वायर प्लस माइनस में 2√2 का स्क्वायर, है ना, 2√2 का स्क्वायर, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, और देखिए रूट रूट 2 है, आप थोड़ा सा समझने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। अगर आप √2 का स्क्वायर करते हैं तो इसका वैल्यू 2 होता है ना, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 निकल के आएगा, तो जो ये √2 है वो 2 हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर कितना होता है 4, फिर आपको क्या करना होगा उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में बदल जाएगा, ये भी आपका 8 आ जाएगा बराबर, तो 8 8 कितना 16, 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 यानी 4 इकाई। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर कह रहा है 63 में कि समीकरण 4x प्लस 3y बराबर 12 का लेख y अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है वह है ना, y अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है, तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो इसमें देखेंगे कि जो हमारा क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि y अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है वह है, तो देखेंगे इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए अगर कोई बिंदु y अक्ष पर
काट रहा है तो x का निर्देशांक 0 लेके चलेंगे। क्या लेंगे? x का निर्देशांक 0। तो यहाँ अगर आप x का वैल्यू 0 रखेंगे तो 4 गुना 0 प्लस 3y बराबर क्या है? 12। तो ये हो जाएगा हमारा 4 में 0 से मल्टीप्लाई करें 0 हो जाएगा तो 3y सिर्फ बचेगा ना इधर 12। अब देखिए y बराबर क्या हो जाएगा? 12/3, 3 से 3 चौके 12। y का जो वैल्यू है वो 4 निकल के आ गया, यानी 0,4। 0,4 आपका निर्देशांक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? 64 नंबर क्वेश्चन है कि यदि बिंदु P00 है ना, यानी इसको मान लीजिए 00, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 00, ये मूल बिंदु है। और दूसरा एक बिंदु दे रखा है Q, जिसका निर्देशांक है x और 5 के बीच की दूरी 15 इकाई है, तो x का वैल्यू हमको निकालना है। तो मूल बिंदु से, यानी ध्यान दीजिएगा दूरी जो है आपका दे रखा है कितना? 15 इकाई। तो दूरी का फॉर्मूला यहाँ पे मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की दूरी क्या होता है कि x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 15। तो यहाँ पे जो x है हमारा क्या है? x ही है, तो आप इसको x ही लिखेंगे। y क्या है हमारा? y हमारा 5 है, तो 5 का स्क्वायर बराबर 15। दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, रूट अंडर x का स्क्वायर प्लस 50 25 का होल स्क्वायर बराबर 15 का होल स्क्वायर, 15 का होल स्क्वायर। चलिए आइए इस तरफ, अगर हम यहाँ पे स्क्वायर करते हैं तो रूट हमारा खत्म हो जाता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 25, एक्स स्क्वायर प्लस 25 और 15 का स्क्वायर 225, 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 225। तो एक्स स्क्वायर बराबर 225 प्लस 25 इधर क्या है? प्लस में, और उसको उस साइड लेकर जाएंगे तो ये माइनस में 25 आएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर 25, 225 में से आप 25 माइनस करेंगे तो 200 होगा। ठीक है, तो x बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 200, प्लस माइनस रूट अंडर 200, x बराबर प्लस माइनस, है ना, 10 दाएं के 100 गुना 200, यानी 10 रूट 2 आएगा आपका, 10 रूट 2, 10 रूट 2 प्लस माइनस 10 रूट 2। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 65 नंबर। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या करा है कि यदि किसी रेखाखंड के एक छोर के निर्देशांक 8 माइनस 6 है और मध्य बिंदु जो है वो 4 6 दे रखा है, तो दूसरे छोर के निर्देशांक हमसे पूछा जा रहा है। तो आपका जो मध्य बिंदु है, पता होना चाहिए आपको कि जो मध्य बिंदु है वो दे रखा है कितना? 4 और 6, 4 और 6 दे रखा है। आपको पता है कि जो मध्य बिंदु का जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है आपका x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2, ठीक है, इक्वल टू 4 और 6 दे रखा है। चलिए आगे अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जिसमें से आपका मतलब समझ सकते हैं कि एक जो है x1 या x2 ले लीजिए या y1 या y2, यानी कुछ भी आप उसको ले सकते हैं। तो x1 ही मान लेते हैं इसको, ये हमारा x1 है, तो 8 प्लस x2/2 कॉमा सॉरी x2, ठीक है। और देखिए y1 प्लस y, नहीं y1 क्या है आपका? -6, तो -6 प्लस y2 बटा में 2 है और बराबर में 4 और 6 है, बराबर में क्या है? तो बारी बारी से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा x1 है और ये हमारा ये हमारा x का निर्देशांक है, तो यहाँ x का निर्देशांक कितना दे रखा है, तो उसी हिसाब से इसको इक्वल कर लेंगे। तो 8 प्लस x2 बटा में 2 आ जाएगा और x का निर्देशांक क्या है? 4, बराबर 4। तो 8 प्लस x2, ये 2 इधर भाग में उस जाएगा, क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा, 4 दूना 8, तो x2 बराबर 8 माइनस 8, यानी x2 का जो वैल्यू है वो 0 निकल के आ जा रहा है, 0 निकल के आ जा रहा है, यानी 0 2 ऑप्शन है इसका, तो आपको अगला भी निकालना ही पड़ेगा। तो -6 प्लस y2 बटा में 2, और देखेंगे y का निर्देशांक क्या है? 6 है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 6, तो -6 प्लस y2 बराबर 6 दूनी 12, तो यहाँ पे y2 है
देखिए यहाँ पे माइनस में 6 है और बराबर के उस साइड जाने के बाद क्या हो जाएगा प्लस में। तो ये 6 12 6 कितना हो जाएगा 18, यानी आपका जो दूसरा निर्देशांक होगा वो 0 होगा और 0 और 18, 0 और 18 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि किसी त्रिभुज के शीर्ष है ना, शीर्षों के निर्देशांक दे रखा है, यानी 8 12 0 8 और 10 यानी 10 है दे रखा है ये। तो इसके केंद्रक केंद्रक का पता है आपको, यानी यहाँ अगर हम इसको डिनोट करें तो ये x1 है और ये y1 है, x2 है, y2 है और x3 है और ये y3 है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे जो देखेंगे कि केंद्रक का जो निर्देशांक होता है, केंद्रक का जो निर्देशांक होता है, केंद्रक का निर्देशांक, तो इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, है ना। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला है। आप देखेंगे तो ये सब प्लस में ही है। चलिए लिख ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, बिंदु पी क्यू आर, है ना, 3 बिंदु है और तीनों का निर्देशांक दे रखा है 0 6 4 10 और 12 -2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि इससे जो त्रिभुज बना है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि इसको डिनोट कर लेंगे हम कि x1 हमारा क्या है, क्या है हमारा x1। आप देखेंगे ये x1 है, ये x2 है और ये x3 है, ठीक है। इसी के साथ हम इसको डिनोट कर लेते हैं y1 y2 को। y2 सॉरी y1 है, क्या है ये y1 y2 और ये क्या है हमारा y3। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। आप देखेंगे कि x1 इंटू जो हमारा पहला टर्म होता है क्षेत्रफल में, जो क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का हमारा वो क्या होता है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 होता है। तो ये तो हमारा x1 0 है, तो इस टर्म को हम छोड़ देंगे, ये हमारा टर्म x1 वाला टर्म 0 हो जाएगा। इस टर्म को छोड़ देते हैं, शॉर्टकट थोड़ा सा चलना होगा ना, ये ऑब्जेक्टिव है ये, ठीक है। अब ध्यान देंगे x2 क्या है हमारा 4 इंटू में। अब देखेंगे वो अगर दूसरा टर्म यानी x2 वाले टर्म में क्या होता है कि आपको y2 को छोड़ देना है, तो यहाँ से y3 माइनस y1 हो जाता है। तो -2 और -6 क्या हो जाएगा, -2 -6 तो -8, ठीक है, प्लस अब तीसरा जो हमारा है x3 हमारा है वो -12 है, -12 और y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 6 माइनस 10, 6 माइनस 10 -4, ठीक है। चलिए अब 1/2, 8 चौक 32 यानी माइनस में, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 12 चौक 48, 12 चौक 48 1/2, है ना। तो 16 ये घट के आ जाएगा, देखें ना, 16 3 28, 16 दूना 32, तो ये हो जाएगा 2 8 16, यानी 8 इकाई आपका इस राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखे नहीं है, चलिए कोशिश कीजिएगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 68 नंबर क्वेश्चन है। क्या कर रहा है 68 नंबर क्वेश्चन में कि यदि बिंदु ए बी सी 3 बिंदु है और ये तीनों संरेख है और हमसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि के का वैल्यू क्या होगा, के का वैल्यू क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर फिर से हमें काफी लॉन्ग क्वेश्चन दे रखा है। चलिए ये हमारा x1 है, ये हमारा x2 है और ये हमारा x3 है। इसी के साथ हमारा ये जो है y1 और ये वाला टर्म y2 और ये वाला टर्म y3, ठीक है। चलिए अब इसको संरेख के फॉर्मूला पर लेकर के चलते हैं, तो इसका कैलकुलेशन करेंगे
ध्यान देंगे आप सभी कि x1 क्या है, k माइनस वन, सॉरी प्लस है, k प्लस वन है, और इनटू में ध्यान देंगे जब हम पहला यानी x1 लेते हैं तो y1 वाली टर्म को छोड़ देते हैं। अब यहाँ हमारा हो जाता है y2 माइनस y3, यानी इस वाले टर्म में से इसको माइनस करेंगे तो ध्यान देंगे कि 2x माइनस 2x प्लस तीन माइनस, सॉरी x नहीं है k है, 2k प्लस तीन और माइनस 5k तो दो में से पांच यानी 2k में से 5k को माइनस करेंगे तो माइनस 3k प्राप्त हो जाएगा, और ये प्लस में क्या है 3 है। ठीक है, चलिए अब हमारा जो x2 है वो 3k है गुना में, अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, y3 में से y1 को माइनस करेंगे 5k में से, है ना, 5k में से 2k को माइनस करेंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा 3k। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हमारा x3 वाला जो टर्म है वो 5k माइनस वन है और गुना में, अब यहाँ क्या होगा, तो यहाँ होगा y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, इसमें से इसको माइनस कीजिए तो 2k से 2k कैंसिल और माइनस 3 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम, और बराबर में जीरो, क्योंकि संडेक है, संडेक कर रहे हैं ना तो जीरो हो जाएगा बराबर में। अब इसको हम गुना कर लेते हैं तो माइनस 3k स्क्वायर, और एक में माइनस 3 से तो माइनस 3k में 3 से करेंगे प्लस 3 से तो क्या हो जाएगा 3k, और प्लस 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 ही हो जाता है, 3 एकम 3, प्लस में 3 क्या है 9k स्क्वायर, और 9k स्क्वायर यहाँ पे गुना करेंगे तो माइनस 5 15k माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3 बराबर 0, 3k से 3k प्लस माइनस है कैंसिल हो जाएगा ना। देखिए यहाँ पे 9k स्क्वायर में से 3k स्क्वायर घट जाएगा यानी 6k स्क्वायर, और देखिए के वाला टर्म एक ही बचा 15k, 3 3 6 प्लस में बराबर 0, इसमें से कॉमन क्या कर सकते हैं 3, 3 कॉमन करेंगे तो 2k स्क्वायर माइनस माइनस 5k और प्लस 2k, सॉरी 2 इक्वल टू 0। तो हमारा जो समीकरण आया द्विघात समीकरण वो 2k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 2 इक्वल टू 0। आप इसका फैक्टर तोड़े तो ये टूट जाएगा 4 और k पर, है ना, 4k और k, तो 2k स्क्वायर माइनस 4k और माइनस के और प्लस में क्या है 2 इक्वल टू 0। यहाँ से हम 2k को कॉमन करेंगे तो k माइनस 2 माइनस 1 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा k माइनस 2 बराबर 0। तो हमारा दो गुणनखंड आया k माइनस 2 और 2k माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर हम k माइनस 2 बराबर 0 लेते हैं तो k का वैल्यू 2 आ जाएगा, और 2k माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2k इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और k इक्वल टू 1/2, यानी 2 कॉमा 1/2, 2 कॉमा 1/2, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए चलिए क्वेश्चन को देख सकते हैं आप, इसको समझने का प्रयास करेंगे, अगर नहीं समझ में आया तो आप स्क्रीनशॉट ले करके इसको समझ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 69 यानी 69 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि त्रिभुज के शीर्ष के नियामक दे रखा है 0 8 0 0 और 6 0, यानी एक त्रिभुज है ए बी सी, अब इसका निर्देशांक 0 8 और इसका निर्देशांक 0 0 और ये जो निर्देशांक है वो 6 0 है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका परिमाप बताइए, तो परिमाप निकालने के लिए हमको क्या करना होगा कि हमको इसका ए बी बी सी और ए सी निकालना होगा। तो ए बी और बी सी और ए सी को निकालने के लिए हमको दूरी सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। चलिए ए बी निकालते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा हम शॉर्ट रूल को फॉलो करेंगे। ए बी निकालना है तो 0 माइनस 0 0 और 8 माइनस 0 क्या 8 हो जाएगा। चलिए 8 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, 8 का स्क्वायर है तो 8 इसका वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है। बीसी निकालेंगे तो बीसी बराबर क्या हो जाएगा, बीसी बराबर
0 -6 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे 0 - 0 छोड़ दीजिए, इस टर्म को लिखने का कोई जरूरत नहीं, है, यानी 6 × 36, इसका वर्गमूल 6 आ जाएगा। आप AC निकालेंगे, AC रूट अंडर, यानी क्या हो जाएगा 0 -6 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर प्लस दूसरा यानी 8 - 0 यानी आपका 8 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो रूट 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, तो कुल मिला के 100, यानी आपका वर्गमूल आ गया 10। परिमाप त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग, है ना, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग क्या कहलाएगा, उसका परिमाप कहलाएगा। तो आपको परिमाप निकालना है, जिसमें आप लिखेंगे AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है, CA या AC कुछ भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, आप AC ही लिखे। चलिए AB क्या है हमारा, AB 8 है, चलिए BC कितना है 6 और ये आया है 10, ठीक है। AC 814 10 कितना 24 इकाई, 24, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 70 में क्या कह रहा है कि यदि क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स अक्ष से बिंदु R एक बिंदु है जिसका निर्देशांक है 6 12, तो कह रहा है कि दूरी क्या होगा, एक्स अक्ष से दूरी पूछा जा रहा है, तो y नियामक यानी y का निर्देशांक 12, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। माध्य को हम आलेख के माध्यम से, आलेख के द्वारा हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 72 में क्या कह रहा है, 72 नंबर क्वेश्चन है कि 2 7 6 15 एक्स का माध्य 10 दे रखा है, यानी देखेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, 2 + 7 + 6 + 15 + x और बटा में देखिए कितना 1 2 3 4 5 बराबर कितना है इसका माध्य 10, तो 7 6 13 13 2 15 15 15 कितना हो जाएगा 30 + x बराबर 10 बचे 50, x बराबर 50, 30 इधर प्लस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में 30 है, तो x बराबर आ जाएगा 20, x बराबर 20, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए इसे भी कवर कर लेते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ये देख रखा है यहाँ पे और पूछ रहा है कि इसका बहुलक क्या है, तो आप देखेंगे इसमें किसकी बारंबारता देखिए, यानी कौन सबसे ज्यादा बार है, 7 1 2 3 4, है ना, कितनी बार है 4 बार, बाकी से देखिए 5 3 बार ही है और 4 तो 2 ही बार है, यानी आपका बहुलक जो हो जाएगा, बहुलक सिर्फ 7 होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 7 की बारंबारता इसमें सबसे अधिक दे रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 74 को समझ लेते हैं, क्या कह रहा है कि यदि n प्राकृत संख्याओं का माध्य 4n/7 है, तो n का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है, तो n प्राकृत संख्याओं का माध्य होता है n + 1/2 इसका फॉर्मूला, और ये दे रखा है 4n/7, है ना, 4n/7 दे रखा है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n में 2 से गुना कीजिए, 8n बराबर n + 1 यानी 7n और 7 एकम 7, ठीक है, तो 8n, 7 क्या है उधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, और बराबर कितना 7, 8n में से 7n माइनस करेंगे तो n इक्वल टू कितना 7, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, अगला क्वेश्चन में ये है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 नंबर क्वेश्चन है कि 75 नंबर क्वेश्चन है कि 7 11 5 10 6 9 8 की माध्यिका, ठीक है, माध्यिका पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले माध्यिका निकालने के लिए जो हमारे पास जो संख्या जो चर दिया रहता है उसको हम आरोही क्रम में सजा लेते हैं, मतलब बढ़ते क्रम में, पता है आप सभी को। तो जैसे ही आप इसको आरोही क्रम में लाएंगे, किस क्रम में, आरोही क्रम में जैसे ही लाएंगे, तो इसमें देखिए सबसे छोटी संख्या क्या है, तो 5 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 7 है, 5 6 7, उसके बाद 8 है,
उसके बाद 9 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद 11 है। इस तरह से है। टोटल संख्या क्या है? 1 2 3 4 5 6 7, n बराबर 7। ठीक है, जो कि एक विषम है ना। n बराबर 7 क्या है? एक विषम संख्या है। विषम संख्या के लिए जो हमारा माध्यिका होता है, क्या होता है? माध्यिका, यानी n+1/2 पद। ठीक है, अब देखिए 7 + 1 बटा में 2, यानी 7 1 8 बटा में 2, 2 से 2 चौके 8, यानी यहां से हम लिखेंगे चारवां पद। कौन सा पद? चारवां पद। अब यहाँ देखेंगे कि जो चारवां पद है आपका वो कौन सा है? 1 2 3 4, चारवां पद क्या है आपका? 8। तो आपका माध्य क्या होगा? 8। ऑप्शन नंबर 8, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी, यानी आपका 8 आंसर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कर रहा है कि 3 निष्पक्ष सिक्कों को एक बार उछाला जाता है। 3 निष्पक्ष सिक्कों को एक बार, है ना, 3 निष्पक्ष सिक्कों को एक बार उछाला जाता है तो कम से कम एक चित आने की प्रायिकता क्या है? एक चित आने की प्रायिकता क्या है? तो सबसे पहले देखेंगे कि हमें इससे क्या क्या मतलब जो परिणाम प्राप्त हो सकता है। तो हम तीन सिक्का को उछालेंगे तो हमें हो सकता है कि हेड हेड प्राप्त हो सकता है। हो सकता है आप, ये भी हो सकता है कि हेड हेड टेल भी प्राप्त हो सकता है। ये भी हो सकता है कि हेड टेल टेल भी प्राप्त हो सकता है। ये भी हो सकता है कि हेड टेल हेड भी प्राप्त हो सकता है। अब ये भी हो सकता है कि टेल हेड हेड भी प्राप्त हो सकता है ना। फिर ये भी हो सकता है कि टेल टेल हेड प्राप्त हो सकता है ना। चलिए उसके बाद में हो सकता है कि टेल हेड टेल भी हो सकता है, टेल हेड टेल भी हो सकता है। ठीक है, और एक और हो सकता है कि तीनों के तीनों टेल भी आ सकता है। संभवतः यही आपका जो है परिणाम प्राप्त हो सकता है। तो कितने परिणाम है? 1 2 3 4 5 6 7 और टोटल 8। टोटल कितना? 8। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कुल परिणामों की। तो जो कुल परिणाम है, कुल संभव परिणाम जो आपका है, हम सिर्फ लिखेंगे यहाँ पे कुल परिणाम की अगर हम बात करें तो 8 है आपका। और कम से कम एक चीज की बात, कम से कम एक चीज, ज्यादा से ज्यादा की बात नहीं, कम से कम एक चीज की बात कर रहे हैं। यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो आपके हेड हेड, ये भी हो सकता है, 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 ए भी, यानी आपके टोटल जो अनुकूल परिणामों की जो संख्या है वो 7 हो जाएगा। एक एक ही परिणाम है जिसमें सिर्फ टेल 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 है, उसमें एक भी हेड नहीं है। तो अनुकूल जो परिणाम होगा, जो अनुकूल परिणाम होगा, अनुकूल परिणाम, वो आपका 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7। तो यहाँ पे जो प्रायिकता है ना, जो प्रोबेबिलिटी है, वो प्रायिकता जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणाम, यानी अनुकूल परिणामों की संख्या 7 है और कुल जो परिणाम है हमारा वो 8 है, यानी 7/8। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 77 कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, 8 से छोटी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, 8 से छोटी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। पासा में जो टोटल जो संख्या होते हैं वो 1 होते हैं, 2 3 4 5 6। लूडो की गोटी, आप लूडो यानी छकरी जान रहे हैं, छकरी को अच्छे तरीके से पहचान रहे हैं, लूडो तो खेलते ही होंगे। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारी जो जितनी भी संख्या है वो सब के सब किससे? 8 से छोटी है। 8 से क्या है? छोटी संख्या है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा कुल परिणाम है, कुल संभव परिणाम की अगर हम बात करें तो ज्यादा से ज्यादा तो 6 ही प्राप्त होगा। और
अनुकूल परिणाम की अगर हम बात करें, जो कि घटना जो देख रहे हैं वो 8 से छोटी की बात हो रहा है, तो जो हमारा अनुकूल परिणाम हो सकता है वो भी तो 6 हो सकता है। कितना हो सकता है? क्योंकि सब के सब जो भी संख्या है वो 8 से छोटी है, तो 8 से छोटी यानी कोई भी संख्या प्राप्त हो सकता है। तो इसकी जो हमें प्रायिकता प्राप्त होगी वो अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणाम यानी 1 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझ में आ गया होगा आप सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन घटना निम्नलिखित में से कौन घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? कौन घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो घटना की प्रायिकता कहने का मतलब है कि किसी भी घटना की प्रायिकता 0 और 1 के बीच होती है। 0 और 1 के बीच इकलौता यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी को आप देख रहे हैं, तो ये जो है आपका आएगा 5.4। एक से अधिक है, तो आपका ऑप्शन नंबर चलिए 1.4 है ना। चलिए यानी हमारा जो आंसर होगा वो 1.4 होगा। अब देख सकते हैं फिर से इसको, ऑप्शन नंबर सी क्या है, 5/7 है। आप इसको काटें तो क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, 2.0, 5 चौके 20। ठीक है, हम एक बार और आपको रिपीट कर दे रहे हैं कि ये आपका ये जो होगा 1.4 के बराबर है, और ये हमारा जो संख्या है वो क्या है कि एक से अधिक है। एक से अधिक है, प्रायिकता कभी एक से अधिक नहीं हो सकता, 0 से 1 के बीच होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए ये भी देख लेते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है कि प्रायिकता दे रखा है 1/9, तो पीई डैश पूछा जा रहा है, पीई डैश। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? जब भी आप देखेंगे तो पीई और प्लस पीई डैश बराबर होता है 1। क्या होता है 1, तो आप 1 में से इसको क्या करेंगे, पीई को यानी प्रायिकता को माइनस करेंगे, 1/9 हो जाएगा। 1/9 माइनस करेंगे तो 9 माइनस 1/9 यानी 8/9 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन में क्या करें, एक थैले में 9 लाल 10 हरा 7 सफेद गेंदे, एक गेंद यादृच्छा निकाला जाता है यानी बिना देखे निकाला जाता है। इसके न लाल न सफेद होने की प्रायिकता क्या है? न लाल और न सफेद होने की प्रायिकता हमसे पूछा जा रहा है। और कुल संभव परिणाम, कुल परिणाम की अगर हम बात करें तो जो हमारा कुल परिणाम है वो हो जाएगा 9, यानी सभी को जोड़ दें, 9 + 10 + 7, 9 8 17, 9 7 16, 16 10 यानी 26 आएगा। कितना होगा? 26। कह रहा है क्वेश्चन में कि न लाल और न सफेद यानी हरा हम कह सकते हैं, न लाल और न सफेद, तो अनुकूल परिणाम, अनुकूल जो परिणाम होगा वो हमारा क्या होगा? अनुकूल परिणाम देखिए यहाँ पे, तो न लाल की बात हो रहा है और न ही सफेद की बात हो रहा है, इस दोनों में से कोई हम नहीं ले सकते हैं। तो जो हमारा जो अनुकूल परिणाम होगा वो 10 होगा। क्या बच जाता है? 10 हरा, है ना। तो इसकी जो प्रायिकता की अगर हम बात करें तो हो जाएगा अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणाम, तो 5 और यहाँ पे हो जाएगा 13 दूना 26 यानी 5/13 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 है कि 3√2 सेंटीमीटर भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। और आपकी जो त्रिभुज है उसका भुजा दे रखा है √3
सॉरी 3√2, 3√2, 3√2 सेंटीमीटर दे रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो √3/4 गुने 3 तिहाई 9, 9 दूना 18, 2 से 2 दूनी 4, 2 से 2 नामा 18, यानी 9√3/2, 9√3/2। यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर है। सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा क्योंकि भुजा आपका क्या है, सेंटीमीटर में दे रखा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82, D1 D2 विकर्णों वाली समचतुर्भुज का परिमाप बताइए। तो समचतुर्भुज का मतलब होता है कि जिसके सभी भुजा, वैसा चतुर्भुज जिसके सभी भुजा बराबर होते हैं, जिसके सभी भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी यहाँ पे हम देखें तो ABCD हमारा एक समचतुर्भुज है और ये इसके जो विकर्ण है वो D1 और ये D2 है। तो जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं, है ना। यहाँ पे जो देख रहे हैं कि विकर्ण एक दूसरे को कितने डिग्री पर विभाजित करते हैं, 90 डिग्री पर विभाजित करते हैं। अगर हम यहाँ से निकालेंगे, भुजा निकालना होगा हमें AB, यानी कोई एक भुजा निकालेंगे जिससे हम इसका परिमाप निकाल सकते हैं। परिमाप मतलब इसके चारों भुजाओं का योग, यानी AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, है ना। तो ध्यान देंगे यहाँ पर हमको निकालना क्या होगा। अगर आप AB निकालते हैं तो ये यानी AOB क्या बना रहा है, एक समकोण त्रिभुज बना रहा है। AOB क्या बना रहा है, एक समकोण त्रिभुज बना रहा है। तो इसमें हम लिखेंगे क्या, AB हमारा समकोण त्रिभुज के जस्ट सामने जो भुजा होता है वो हमारा कर्ण होता है। तो कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी हम इसको लिख सकते हैं OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। एक और बात, जो समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को आधा पर विभाजित करते हैं, यानी दो भागों में विभाजित, दो समान भागों में विभाजित करते हैं। तो आप इसे लिख सकते हैं AO को, यानी यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये आधा हुआ, यहाँ से यहाँ तक आधा। तो जब D1 है तो इसको D1/2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, D1/2 प्लस उसी तरह से D2/2 इसको लिख सकते हैं, स्क्वायर करेंगे। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, यानी D1 का स्क्वायर बटे 2 दूना 4 प्लस D2 का स्क्वायर बटे 2 दूना 4। ये इस साइड लेकर के आते हैं इसको, तो रूट अंडर इसका एलसीएम लेंगे 4 आएगा, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 4 को तो बाहर निकाल सकते हैं, 1/2 बाहर निकल जाएगा। तो D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करना है हमको, कि यहाँ से हमको निकालना है समचतुर्भुज का परिमाप। तो परिमाप, इसका जो समचतुर्भुज का जो परिमाप होगा वो होता है 4 इंटू भुजा, चारों भुजा समान होता है, 4 इंटू भुजा। तो 4 गुना भुजा क्या निकला है हमारा, AB निकले तब, चाहे BC चाहे कोई भी भुजा हो, तो कितना निकला 1/2 इंटू D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। तो यहाँ से 2 दूनी 4 कट जाएगा, जो हमें आंसर प्राप्त हो रहा है वो हो रहा है कितना, ध्यान देंगे 2 रूट D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 83 यानी 83 कह रहा है क्वेश्चन में, यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उस गोले का व्यास क्या होगा। ठीक है, मान लीजिए, माना है ना कि जो हमारी त्रिज्या है, माना कि हम नहीं लिखेंगे यहाँ पे, सिर्फ आप समझ लीजिए कि हम मान लिए कि हमारा जो त्रिज्या है वो R है। त्रिज्या क्या है, R, आप उसको माने हैं। तो हमारा जो व्यास होगा वो 2R होगा। व्यास क्या होगा, 2R। जो D है, डायमीटर हमारा क्या हो जाएगा, 2R। कह रहा है कि गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल
चलिए, तो इसका सरफेस एरिया देखिए क्या हो जाएगा, इसका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, जो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका होता है गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला है ना, 4 इंटू भुजा 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 154 बराबर 154, ठीक है। तो 4 गुना 22/7 गुना आर का स्क्वायर बराबर 154 बराबर 154, तो यहाँ पे 22 चौका 88, 22 चौका 88 बटा में 7 गुने आर का स्क्वायर बराबर 154, तो आर स्क्वायर बराबर 154 गुना में 7/88। चलिए इसको काटते हैं, तो 7 से 22 सत्ते 154 और 22 चौका 88, यानी आर स्क्वायर बराबर 7 गुने 7 बटा में 4, ठीक है, बटा में 4। तो यहाँ से आर का जो वैल्यू है वो 7 गुने 7, इसको 2 गुने 2 तो लिख ही सकते हैं, यानी निकल के आएगा 7/2, 7/2, यानी इसको काटेंगे तो ये 3.5 के रूप में आ जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, तो ऑप्शन सॉरी एक मिनट, इसमें पूछा क्या है व्यास, हम त्रिज्या, मुझे त्रिज्या थोड़ी ना पूछ रहा है, तो यहाँ से हमसे व्यास पूछा जा रहा है, यानी डी का वैल्यू पूछा जा रहा है जो कि 2r होता है। तो 2 गुने देखिए इसको काटेंगे, छोड़ दीजिए, फिर इसको काटिए मत, इसको काटिए मत, क्या फायदा उतना माथा घुमाने से। तो 7/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी जो आपका डायमीटर है वो 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है, आप बी को छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या कर रहा है कि r/4 त्रिज्या और 4l तिर्यक ऊंचाई वाले एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यानी हम बात कर रहे हैं त्रिज्या की जो कि r/4 है, और जो तिर्यक ऊंचाई है वो 4l है, 4l है, और हमसे पूछा जा रहा है कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो पाई आर, देखिए आर का वैल्यू क्या है, यहाँ से हम आर का वैल्यू रखेंगे तो r/4 है, एल का मान क्या है 4l है, और r/4 आर का वैल्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, पाई पाई गुने r/4, चलिए r/4, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर हम एक काम कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, इसमें देखिए 4 से मल्टीप्लाई, आर को रहने दीजिए, आर को बाहर रहने दीजिए, ये 4 है, 1/4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा, यानी 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, एल बचेगा, और ये आपका गुना होकर के r/4 जो कि कितना हो जाएगा 16, 4 चौके 16, यानी इसलिए क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसी तरह से दे रखा है, और यही आपका राइट आंसर भी होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, ध्यान देंगे 85 नंबर, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन हमसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर घन की भुजा को, घन की जो भुजा है वो हमारा ए है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का जो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो दे रखा है कितना 486 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके इसका जो फॉर्मूला होता है वो 6 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर हो जाएगा 486। अब यहाँ से हम देखेंगे कि ए का स्क्वायर बराबर 486 बटा में 6, तो 6 × 48, 6 कम 6,
यानी ए स्क्वायर बराबर 81। आप देख सकते हैं कि ए बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा 81, यानी यहाँ से आपका जो भुजा है वो 9 सेंटीमीटर निकल के आ गया। और आपसे पूछा जा रहा है कि आप आयतन बताइए। क्या बताइए? आयतन। आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यू। क्या होता है? भुजा क्यू, यानी 9 का क्यू। 9 का क्यू 729 होता है, आपको पता होना चाहिए। तो 729 सेंटीमीटर क्यू आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 में क्या कर रहा है कि समान ऊंचाई के दो बेलनों के वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात यहाँ पे दे रखा है 5:3। तो इसके यानी इनके आयतनों का अनुपात क्या हो जाएगा? तो दो बेलन है, उनका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2πr(h). मान लीजिए कि एक बेलन जो आपके पास जो दो दे रखा है, उस दोनों बेलन की अगर बात करें समान ऊंचाई वाले, यानी ऊंचाई एक समान, ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे कि ऊंचाई को रहने दे और इसका जो त्रिज्या एक को r1 मान लेते हैं और दूसरे का जो त्रिज्या है वो r2 मान लेते हैं और ऊंचाई को समान रहने देते हैं, तो दोनों के जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात जो दे रखा है वो 5:3, यानी 5/3। तो 2π से 2π, h से h कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि r1/r2 जो है वो 5/3 है, ठीक है। और हमसे पूछा जा रहा है कि इनके आयतन का अनुपात बताइए। तो बेलन का आयतन πr²h बटे πr, यानी 1 लिख दीजिए इसको। r2 का स्क्वायर बटे h बराबर क्या होगा? तो देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, h से h, r1 बटे r2 का स्क्वायर, r1 बटे r2 का स्क्वायर है, यानी 5/3 का स्क्वायर करेंगे तो 50-25 और 3/9, 25:9 निकल के आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87, यदि एक बेलन और एक शंकु के व्यास और ऊंचाई समान हो तो उसके आयतनों का अनुपात क्या होगा? एक बेलन है और एक शंकु है, दोनों की ऊंचाई और व्यास दोनों एक समान है, तो इस दोनों के त्रिज्या भी समान होंगे। जब व्यास समान है तो त्रिज्या भी समान ही होंगे, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए कि त्रिज्या भी समान है, ठीक है। तो बेलन का आयतन क्या होता है? तो बेलन का आयतन होता है πr²h और शंकु का आयतन होता है 1/3 πr², सॉरी πr²h। तो πr² से πr² खत्म, 1/1/3 यानी 1 into 3/1, यानी 3/1 यानी 3:1 हो जाएगा, यानी 3:1। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सो देखेंगे। क्वेश्चन हमारा है कि आर त्रिज्या वाली एक गोलाकार गेंद को पिघलाकर, आर त्रिज्या वाली एक गोलाकार गेंद को पिघलाकर r1 त्रिज्या वाली 27 नई समान गेंदें बनाई गई। फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि आर त्रिज्या वाली गोलाकार गेंद है और इस गेंद को पिघला करके r1 त्रिज्या वाली 27 नई समान गेंदें बनाई गई है, तो r और r1 का अनुपात बताइए, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो r त्रिज्या वाली जो गोला होगा उसका आयतन क्या होगा? उसका आयतन होगा यानी 4/3 पाई r का क्यूब होगा ना। और r1 त्रिज्या वाली जो क्या कहते हैं गोला है उसका क्या हो जाएगा? तो r1 त्रिज्या वाली गोला का आयतन होगा हमारा 4/3 पाई r1 का क्यूब होगा ना, r1 का क्यूब, ठीक है। अब देखेंगे कि यहाँ से कह रहा है कि इसको पिघला दिया और इस तरह की जो नई गेंद है वो 27 को बना दिया, यानी 4/3 पाई आर का क्यूब, पाई आर का क्यूब बटे 4/3 पाई r1 का क्यूब, पाई r1 का क्यूब, यानी इसको डिवाइड किया गया तो कितना प्राप्त हुआ? 27, यानी 27 को गेंद बना। कितना गेंद बना? 27 को। तो 4/3 4/3 पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा,
तो यहाँ पर देख रहे हैं कि r का क्यूब बटे r1 का क्यूब बराबर 27 बटे, आप एक तो नीचे लिख सकते हैं ना। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर चलिए, तो R1 नहीं, R है बटे R1 का होल क्यूब। उसी तरह से आप इधर क्या कर सकते हैं, 1/3 का होल क्यूब, 27 है ना, तो 3 से 3 कैंसिल कीजिए, तो R इंटू R1 इक्वल टू 1:3, यानी 1:3, 1:3। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 है हमारा कि R त्रिज्या वाली एक गोलाकार गेंद को पिघला करके R1 त्रिज्या वाली 27 नई समान गेंदें बनाई जाती है। ठीक है, तो ध्यान देंगे, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि R त्रिज्या वाला गोला का जो आयतन हो जाएगा, है ना, R जो त्रिज्या है, R त्रिज्या वाले जो गोला है, गोला का जो आयतन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 4/3 पाई R का क्यूब। ठीक है, और R1 त्रिज्या वाले जो गोला है उसका आयतन क्या होगा, तो उसका आयतन हो जाएगा 4/3 पाई R1 का क्यूब। ठीक है, हम यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दोनों की जो त्रिज्या है उसका अनुपात क्या होगा। तो ध्यान देंगे, आयतन समान है और कह रहा है कि जो बड़ा वाला जो गोला है R त्रिज्या वाला गोला, उसी को पिघलाया और R1 वाला जो त्रिज्या वाला जो गोला है वो 27 गोला बना दिया। कैसे, तो ध्यान देंगे, तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि उस गोला का संख्या निकालने के लिए जो बड़ा वाला गोला है 4/3 पाई R का क्यूब बटे 4/3 पाई R1 का क्यूब बराबर कितना के बराबर आ रहा है, 27 के बराबर आ रहा है। तो 4/3 पाई से पाई कैंसिल। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये R³ बटा R1 का क्यूब बराबर, आप लिख सकते हैं इसको 27/1 लिख सकते हैं कि नहीं, अब बिल्कुल लिख सकते हैं। ध्यान देंगे, अब इसको हम लिख सकते हैं R, है ना, R/R1 का होल क्यूब बराबर 3/1 का होल क्यूब, 3/1 का होल क्यूब खत्म हो जाएगा। यानी यहाँ से हमको जो प्राप्त हो रहा है R1, चलिए इस साइड लिखते हैं यहाँ पे, यहाँ से जो हमको प्राप्त हो रहा है कि R/R1 जो होगा वो 3/1 हो जाएगा, यानी 3:1। 3:1 आपका 1 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 है। चलिए क्वेश्चन काफी बेहतरीन सब दे रखा है, 50 यानी 51 के बाद जो है क्वेश्चन काफी बेहतरीन सब है। तो आप सभी को बिल्कुल कंसस होकर के ध्यान दे करके तब इसको बनाने का प्रयास करना, समझने का प्रयास करना है, ताकि आप बेहतर कर पाए। चलिए ध्यान देंगे, कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 289 यानी अनुपात 121 है, तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात पूछा जा रहा है। दो समरूप त्रिभुज के, जो मान लेते हैं कि एक का भुजा ए बी है, दूसरा का भुजा जो है वो डी है ना, तो दो संगत त्रिभुज के जो क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, यानी 289/121 बराबर हो जाएगा इसका। ठीक है, देख रहे हैं ना, दोनों के वर्गों के अनुपात और उसके क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, तो आप निकालेंगे यहाँ पर ए बी बटा डी बराबर √अंडर 289/121। इधर से स्क्वायर खत्म करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। तो ए बी बटा डी, देखिए यहाँ पे 289 का वर्गमूल 17 और 121 का वर्गमूल 11, यानी 17:11 आपका राइट आंसर आएगा। 17:11 ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में क्या कर रहा है कि दो समरूप त्रिभुज है, एक है त्रिभुज एबीसी, दूसरा है त्रिभुज डीईएफ। यानी आपके पास दो समरूप त्रिभुज दे रखा है, दो समरूप त्रिभुज, एक ए बी सी, दूसरा दे रखा है डी ई और एफ दे रखा है।
यहाँ पे कह रहा है कि जो कोण बी है वो 47 यानी 47 डिग्री है और कोण एफ जो है वो 53 डिग्री है। ठीक है, चलिए। और हमसे पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि जो कोण डी है वो कितना होगा। ठीक है, कोण डी कितना होगा, तो ध्यान देंगे ए, यहाँ पे देखिए ए किसके बराबर होगा डी, बी किसके बराबर होगा ई, और सी किसके बराबर होगा एफ के। तो यहाँ ध्यान देंगे कि बी जो है वो किसके बराबर है, तो बी जो है हमारा वो ई के बराबर है, यानी यहाँ क्या हो जाएगा 47। 47। अब ये डी हमको निकालना है, तो डी बराबर, आप सभी को पता है कि त्रिभुज के जो तीनों कोण का योग होता है 180 डिग्री हो जाएगा। तो 180 डिग्री तो कितना हो जाएगा कोण ई प्लस कोण एफ को हम यहाँ ई होगा कोण ई प्लस कोण एफ जो है इसमें माइनस कर देंगे, तो 180 माइनस कितना हो जाएगा 47 प्लस 53 यानी 47 प्लस 53, 180 180 डिग्री हो गया, माइनस 7 3 10 के 0, 5 4 9 9 1 10, यानी आपका राइट आंसर होगा 80 डिग्री यानी 80 डिग्री आपका बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन नंबर 91 है, जो कोई आप देख सकते हैं, कह रहा है कि एक त्रिभुज है, एक ट्रायंगल है एबीसी, इसमें डीई जो है पैरेलल बीसी के, डी समांतर है किसके बीसी के। तो यहाँ पे क्वेश्चन हम देखेंगे कि किस प्रकार से है। कह रहा है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, जिसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि बीसी के पैरेलल एक डीई जो है साइड यानी भुजा जो है खींचा गया है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहा है कि एडी डीबी जो है वो यानी एडी डीबी का जो अनुपात है वो 1.5 और 3 के अनुपात में है। तो यहाँ पे ए जो है 1 है, तो ईसी का जो है हमसे मान पूछा जा रहा है। यहाँ पे अनुपात हम मानेंगे नहीं, अनुपात की क्या, सीधे देखिए होता क्या है कि जब एक त्रिभुज के जो है ये जो दोनों भुजा है जिसके बीसी के पैरेलल अगर डी खींचा जाता है तो क्या होता है यहाँ पे एडी जो होता है वो डीबी एडी बटे डीबी यानी एडी और डीबी का जो अनुपात होता है वो एई और ईसी के अनुपात के बराबर होता है, इसी के अनुपात के यानी बराबर होता है। तो एडी कितना है हमारा 1.5 है और डीबी कितना है 3 है, और यहाँ पे एई कितना हमारा दे रखा है 1, और ईसी हमें हमसे पूछा जा रहा है। दशमलव को खत्म करेंगे 0, 15 दूना 30, यानी अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, देखिए एक लाइन और लिख देते हैं ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। ईसी अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ईसी में 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा ईसी हो जाएगा, और 2 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 2, ईसी का वैल्यू 2 आया, 2 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 92 92। चलिए 92 में क्या कर रहा है, यदि एबीसी में AB 6 सेंटीमीटर है, BC 12 सेंटीमीटर है और AC जो है वो 6√3 सेंटीमीटर है, तो कोण A का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम इसे देखेंगे कि राइट ट्रायंगल के हिसाब से तो सबसे बड़ी भुजा इसमें क्या दिख रहा है आपको, सबसे बड़ी भुजा जो है वो आपको BC दिखाई दे रहा होगा। तो BC जो है आपका सबसे बड़ी भुजा है, अगर आप BC का स्क्वायर करें यानी 12 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाता है 144, है ना, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, वही अगर आप AB प्लस AC का स्क्वायर करेंगे, दोनों को सम कर देंगे, जोड़ देंगे स्क्वायर करके वर्ग करके, तो यहाँ पर AB जो है हमारा कितना है 6 सेंटीमीटर है, तो 6 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 6√3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 6√3, 6 का स्क्वायर 6 36 और ये हो जाएगा 6 36, √3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 आ जाता है, 36 में 3 से गुना कीजिए तो 108 निकल के आ जाएगा। अब इसको प्लस करेंगे तो 8 6 14 और 3 1 4, 144 ये भी आ जा रहा है। आप देख रहे हैं कि जो हमारा BC का जो स्क्वायर है वो AB के स्क्वायर प्लस AC के स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पे देखेंगे
कि जो सबसे बड़ी भुजा होता है उसको हम बोलते हैं कर्ण। तो ये हमारा बीसी है, ये हमारा क्या है, बीसी है। तो ऑटोमेटिक है कि यहाँ पे ए होगा और ये क्या हो जाएगा, यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा। यानी आपका जो एंगल ए होगा वो 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। 90 के बराबर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 है। कह रहा है क्वेश्चन में कि त्रिभुज एबीसी में एडी जो है वो एंगल बीएसी के का समद्विभाजक है, यानी डिवाइडर है, दो भागों में इसको बांट रहा है। यदि एबी जो है वो 8 सेंटीमीटर है और बीडी 6 सेंटीमीटर है, और हमसे पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि जो डीसी का वैल्यू होगा, और सॉरी डीसी का भी वैल्यू दे रखा है 3 सेंटीमीटर, और हमसे पूछा जा रहा है कि एसी का वैल्यू क्या होगा। चलिए हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। चलिए ए है, बी है और यहाँ पे सी है। क्वेश्चन में कह रहा है कि बीएसी का समद्विभाजक क्या है, तो बीएसी का समद्विभाजक है एडी। ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि एबी जो है वो आपका 8 सेंटीमीटर है, और वहीं पे बीडी की बात करें तो 6 सेंटीमीटर है, और डीसी की बात करें तो वो 3 सेंटीमीटर है, और एसी तो हमसे पूछा ही जा रहा है। तो यहाँ पर AB बटा AC है ना, ए बी और ए सी का जो अनुपात होगा वो बी डी बटा डी सी के अनुपात के बराबर होगा। तो ए बी कितना है, 8 है, ए सी तो हमको पता नहीं है, बी डी कितना है, 6, और डी सी कितना है, 3, 3 से 3 दूना 6। चलिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2AC बराबर 8, 2AC बराबर 8 हो जाएगा। यानी यहाँ पे हम बात करें कि AC बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 8/2 हो जाएगा। 2 से 2 चौके 8, यानी AC का जो वैल्यू होगा वो 4 के बराबर यानी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 94 है कि यदि दो त्रिभुज एबीसी तथा डीएफ, अगर इसका एंगल ए और ई एक दूसरे के बराबर है, बी और एफ एक दूसरे के बराबर है, तो निम्नलिखित में से कौन कौन सही नहीं है, कौन सही नहीं है, ये हमें चुनना है। अब ध्यान देंगे, अगर हमारे पास दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज है, एक है ए बी सी, दूसरा है डी ई एफ, दूसरा है डी ई एफ। ठीक है। अब ध्यान देना है हमको, यहाँ पे कह रहा है कि ए जो है उस ई के बराबर है, एंगल ए ई के बराबर है, एंगल बी जो है वो एफ के बराबर है। तो एफ के बराबर है, एंगल बी जो है एफ के बराबर है, तो जो हमारा डी होगा वो किसके बराबर होगा, सी के बराबर होगा। डी किसके बराबर हो जाएगा, सी के बराबर होगा। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे हम मिलाएंगे, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है कि ए बी बटा डी ई, है ना, ए बी बटा ए बी ये वाला है, और यहाँ पे दे रखा है ए बी बटा डी ई, ए बी बटा डी ई। चलिए यही रॉन्ग है, ए बी बटा डी, और दूसरा दे रखा है बी सी बटा डी एफ, तो बी सी बटा डी एफ। चलिए तो यहाँ पे ए बी बटा जो है डी नहीं होना चाहिए था, ए बी बटा क्या होना चाहिए था, ए बी बटा ई एफ होना चाहिए था। आपका ऑप्शन नंबर ए ही गलत है, ऑप्शन नंबर ए गलत होगा। चलिए आगे भी मिला लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे कह रहा है कि बी सी बटा डी एफ, बी सी बटा डी एफ बिल्कुल सही है। ए सी बटा डी, देखिए यहाँ ए सी बटा डीई, सॉरी डीई, ये भी सही है। चलिए अब हम बात करें तो ये तो सही है आपका, ऑप्शन सी देखेंगे, बी सी बटा डी एफ, बी सी बटा डी एफ, है ना। चलिए बी सी बटा डी एफ है, और दूसरा देखेंगे यहाँ पे ए बी बटा ई एफ, ए बी जो है वो ई एफ के बराबर है, बिल्कुल सही है, ये सही है आपका। ठीक है। और सी ऑप्शन डी देखेंगे, ए बी बटा ई एफ, ए बी जो है ई एफ के बराबर, ये तो है ही, और ए सी डी के बराबर है, ए सी डी, है ना, बिल्कुल सही है ये। चलिए आपका ऑप्शन नंबर ए ही गलत है, और हमें क्या कह रहा है कि आप ये गलत ऑप्शन चुन के बताइए। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जो कि मतलब इसके कहे अनुसार, कथन के अनुसार ये सही नहीं है। ठीक है, ये अनुपात सही नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 95। यदि O केंद्र वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PA और PB इस प्रकार है कि जो APB जो है वो 100 डिग्री है, तो कोण AOB का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। चलिए बात करते हैं, हम यहाँ पे एक वृत्त बनाएंगे, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन में कि एक वृत्त है और इस वृत्त का जो दो स्पर्श रेखा है, कितने स्पर्श रेखाएं हैं, दो स्पर्श रेखाएं हैं। आप दो स्पर्श रेखा खींचेंगे, इस स्पर्श रेखा जो बाह्य बिंदु P है, यहाँ हम A लेंगे और यहाँ पे हम लेंगे B, ठीक है। वृत्त का जो केंद्र होगा वो यहाँ पे होगा, और आपको पता है कि वृत्त के केंद्र से जो स्पर्श रेखा पर खींचा जाता है वहां पे कितनी डिग्री का कोण बनता है, जो वहां पे 90 डिग्री का, यानी लंब होता है। क्या होता है, लंब होता है। चलिए, और कह रहा है कि एपीबी जो है वो आपका 100 डिग्री दे रखा है। एपीबी कितना डिग्री है, 100 डिग्री। हमसे पूछा जा रहा है ओ ए बी, ये आपका केंद्र ओ है, ओ ए बी यानी यहाँ से एक हम लाइन खींचेंगे और ये एंगल का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान देंगे, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे अब टोटल, यानी ए ओ बी पी, है ना, ए ओ बी पी टोटल क्या बन रहा है, एक चतुर्भुज बन रहा है। क्या बन रहा है, और आपको पता है कि जो चतुर्भुज के जो चारों कोण का योग होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। तो आपको यहाँ पे एंगल ए हम शॉर्टकट लिखेंगे, ठीक है। एंगल क्या है न, ए जो है 90 डिग्री है और एंगल बी भी क्या है 90 डिग्री है, और जबकि आप देखेंगे कि जो पी है आपका वो 100 डिग्री है, ठीक है। चलिए, तो आप यहाँ पे निकाल लेंगे ओ, है ना, शॉर्टकट, यानी पूरा एंगल हम लिख नहीं रहे हैं, आप समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ओ बराबर क्या हो जाएगा, 360 माइनस, तीनों को जोड़ दीजिए, ऐड कीजिए, तो 9 9 यानी 18, 180 डिग्री, और 100 280 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 280, माइनस करेंगे 360 में से 280 माइनस कीजिए, यानी 80 डिग्री निकल के आ जाएगा। आपका जो यहाँ पर जो एंगल ओ बनेगा वो 80 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। चलिए, अगली बात अगर हम बात करें यहाँ पर कि एंगल जो होगा ओ ए बी वो बराबर होगा एंगल ओ बी ए के, दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। ये स्पर्श रेखा है, यहाँ से खींचा गया है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होते ही हैं, ठीक है। तो दोनों अगर आपस में बराबर हैं तो आप इसकी जगह पे ये लिखिए चाहे इसकी जगह पे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो त्रिभुज के तीनों कोण को आप लिखेंगे जैसे कि कोण ओ ए बी प्लस कोण ओ बी ए, ओ बी ए प्लस कोण ओ बराबर टोटल कितना हो जाएगा 180। चलिए, ये दोनों दोनों आपस में बराबर है तो आप इसे लिख सकते हैं 2 ओ ए बी, है ना, 2 ए ओ, मतलब इसकी जगह पे इसको इसको रखेंगे तो ये 2 ए ओ बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 2 ओ ए बी, 2 ओ ए बी बराबर हो जाएगा, ठीक है। और एंगल जो ओ है आपका कितना है, वो 80 डिग्री आ चुका है, बराबर कितना हो गया 180। अब ध्यान देंगे इधर ये प्लस में उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो एंगल ओ ए बी जो होगा वो 180 माइनस क्या हो जाएगा, चलिए हम डायरेक्ट माइनस करके आपको लिखते हैं। देखिए 80 प्लस में इस साइड है, उस साइड जाएगा माइनस होगा, तो आपको माइनस होने के बाद क्या प्राप्त होगा 100, ठीक है। तो एंगल जो होगा वो ओ ए बी जो होगा वो आपको कितना मिलेगा, 100 बटा 2, 2 से 50, यानी 50 डिग्री जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 96 कर रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर 96 नंबर की, यदि दी गई आकृति में बीओसी वृत्त का व्यास है, यानी यहाँ जो ये दे रखा है लाइन, ये वृत्त का व्यास है। कह रहा है कि ए बी और बीसी एक दूसरे के समान है, तो कोण ए सी बी बताइए, कोण ए सी बी बराबर क्या होगा, ए सी बी यानी यहाँ। तो जब ये बराबर है तो यहाँ पे बनाएगा 90 डिग्री का एंगल, और ये दोनों भुजा बराबर है तो ये एंगल भी क्या होंगे, बराबर। यानी कहने का मतलब है कि अगर ए बी बराबर है बीसी ए सी के, सॉरी ए बी बराबर है किसके,
AC के, तो एंगल B भी और एंगल C भी एक दूसरे के बराबर होगा, ठीक है। तो ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों जो होगा कितना होगा 90 डिग्री, यानी एंगल B प्लस एंगल C भी तो क्या होगा 90 डिग्री होगा ना, 180 हो जाएगा ना त्रिभुज का। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि टू कोण, यानी हमको AC का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे टू कोण C, या उसका नाम भी आप AC भी रख सकते हैं, बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री। यहाँ से हम निकालेंगे तो एंगल ACB जो होगा वो 90 डिग्री बाई 2 हो जाएगा, यानी 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री। तो एंगल ACB बराबर कितना 45 डिग्री। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 97। क्वेश्चन नंबर 97 क्या कर रहा है 97 में देखेंगे, यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का स्पर्श रेखा वृत्त पर स्पर्श रेखा 60 डिग्री का कोण बनाती हुई दो स्पर्श रेखाएं खींची गई, तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई बताइए। ध्यान देंगे, एक वृत्त है, चलिए यहाँ स्पेस है, एक वृत्त है, ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं कि P एक बाह्य बिंदु, यहाँ से स्पर्श रेखा ये खींचा गया, यहाँ से एक स्पर्श रेखा ये खींचा गया, या ये इसका जो है वो वृत्त का जो है केंद्र है। चलिए यहाँ से हम इसको इसका नाम रखेंगे A, इसका नाम रखेंगे B। त्रिज्या कितना 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 ये 5 दोनों 5 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना डिग्री का है 60 डिग्री का है, स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है। यहाँ से हम एक लाइन खींचेंगे और O से P को मिलाएंगे, तो ये जो यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा दोनों तरफ, बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला जो होता है वो कर्ण होता है, क्या होता है वो कर्ण होता है। और यहाँ पे ये जो लाइन है ये 30-30 डिग्री में डिवाइड करेगा दोनों इक्वल, तो यहाँ से आप ले सकते हैं टेन 30 डिग्री बराबर क्या होता है वैल्यू 1/√3, 1/√3, टेन 30 डिग्री। अब ध्यान देंगे, जो एंगल हम लेते हैं उसके सामने वाला लंब होता है, तो आपको पता है टेन टेन थीटा बराबर क्या होता है P/B। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको, ये लंब हो गया, आधार क्या हो जाएगा इसका, ये BP हो जाएगा, क्या हो जाएगा BP, जो कि इसका स्पर्श रेखा है। ये हो जाएगा आपका बराबर में 1/√3, ठीक है। तो OB आपका 5 सेंटीमीटर दे रखा है, OB क्या दे रखा है 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो BP बराबर 1/√3, तिरछा गुना करेंगे तो BP में 1 से गुना करेंगे तो BP रह जाएगा, और 5 में √3 से गुना करेंगे तो 5√3 सेंटीमीटर आपका स्पर्श रेखा की लंबाई निकल के आ गया। और स्पर्श रेखा दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं बराबर होते हैं, तो 5√3 आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 98 98 98 नंबर क्वेश्चन में है कि एक वृत्त के एक ही खंड के दो कोण होते हैं, तो एक वृत्त के एक ही खंड में जो दो कोण होते हैं, दोनों कोण जो होता है वो एक दूसरे के बराबर होता है, यानी समान होता है। याद रखेंगे, एक वृत्त के एक ही खंड में जो दो कोण होते हैं दोनों एक दूसरे के समान होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, चलिए 99, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज बनाया जा रहा है PQRS, जिसमें PQ जो है 6 सेंटीमीटर है, QR 7 सेंटीमीटर है, RS जो है 4 सेंटीमीटर है, और PS जो है और उसकी लंबाई हमें निकालनी है। चलिए, तो जो चतुर्भुज जो होता है ना, एक जो चतुर्भुज होता है यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर मान लीजिए ये PQRS एक चतुर्भुज है, ठीक है, PQRS एक चतुर्भुज है, तो इसके आमने सामने के जो भुजाओं का जो योग होता है वो एक दूसरे के बराबर होता है, एक दूसरे के क्या होता है बिल्कुल बराबर होता है। नियम आप याद रखेंगे, PQ प्लस PQ प्लस PQ प्लस क्या हो जाएगा SR, यानी RS भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। RS बराबर होगा किसके, देखिए यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने है या नहीं है ना, तो आप इसको लिख सकते हैं QR प्लस PS, QR प्लस PS। यहाँ पे अब देखिए वैल्यू सबका, PQ कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, RS कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर लिखेंगे बराबर
क्यू आर कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर, प्लस में क्या हो जाएगा पीएस, प्लस में क्या हो जाएगा पीएस। तो 6 4 10 बराबर कितना हो जाएगा 7 प्लस पीएस। ठीक है, 7 प्लस क्या हो जाएगा पीएस। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो पीएस का जो वैल्यू होगा 10 माइनस 7 यानी 3 सेंटीमीटर निकल के आ जा रहा है। कितना आ जा रहा है 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है कि एक बाह्य रूप से स्पर्श करने पर दो वृत्तों की अधिकतम उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 है ना। यानी बाह्य रूप से त्रिभुज के दो त्रिभुज है उसके बाह्य रूप से जो स्पर्श रेखाओं की जो संख्या है जो दोनों में उभयनिष्ठ करेगी स्पर्श रेखाएं उसकी संख्या 3 होती है। आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए तो ये रहा आपका 50 लास्ट 50 क्वेश्चन जो काफी डिफिकल्ट था और बेहतरीन भी क्वेश्चन था। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी अंत तक जरूर देखे होंगे और बेहतर ढंग से स्टडी किए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।